नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर बात कर रहे हैं जो कानूनी दुनिया के लिए बहुत अहम है। परिसीमन अधिनियम 1963। हम इसके कुछ खास हिस्सों को आज समझेंगे। जी बिल्कुल। ये कानून मतलब एक तरह से हर कानूनी दावे या अपील के लिए एक डेडलाइन तय करता है, एक समय सीमा। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस समय सीमा के पूरे सिस्टम को थोड़ा खोलकर समझें। आखिर क्यों कोई भी कानूनी मामला हमेशा के लिए खुला नहीं रह सकता, है ना? सही बात है। चलिए देखते हैं ये अधिनियम इस क्यों और कैसे का जवाब कैसे देता है। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। इसमें है धारा 1 और 2। धारा 1 तो सीधी बात कहती है ये कानून पूरे भारत पर लागू है। जी, और धारा 2 बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें वो सारे शब्द परिभाषित हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, जैसे आवेदक, प्रतिवादी, वाद, सुखाचार। अपकृत्य, ये सब। और एक दिलचस्प बात आपने बताई थी कि वाद यानी सूट की परिभाषा में अपील या आवेदन नहीं आते हैं। धारा 2L में। हाँ, इससे प्रक्रिया में थोड़ी स्पष्टता रहती है। और एक और है सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। धारा 2H कहती है कि जो काम उचित देखभाल और ध्यान से न किया गया हो वो सद्भाव पूर्वक नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये परिभाषाएं तो नींव का काम करती हैं। अब आते हैं भाग 2 पर। धारा 3 से 11। ये शायद सबसे अहम हिस्सा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये समय सीमा का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? ये कि अगर तय समय निकल गया तो कोई भी वाद, अपील या आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। बस। बिल्कुल, कोर्ट को ये देखना ही होगा, चाहे दूसरी पार्टी ने पॉइंट उठाया हो या नहीं। हाँ, एक छोटी सी राहत धारा 4 में है कि अगर आखिरी दिन कोर्ट बंद हो तो अगले दिन तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई रियायत भी है? मान लीजिए किसी वाजिब वजह से देर हो गई तो? हाँ, यहीं पर धारा 5 आती है। ये कहती है कि अगर अपील या आवेदन दायर करने में देरी हो जाए और आपके पास पर्याप्त कारण हो तो कोर्ट देरी माफ कर सकती है। पर्याप्त कारण, ये थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। हाँ, ये केस टू केस बेसिस पर तय होता है। मतलब कोर्ट देखती है कि वजह कितनी वाजिब थी। पर ध्यान रहे, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 21 यानी डिक्री के निष्पादन वाले आवेदनों पर लागू नहीं होता। अच्छा, और कानूनी अक्षमता के बारे में क्या? जैसे कोई नाबालिग हो या? हाँ, उसके लिए धारा 6, 7 और 8 है। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है या मान लीजिए मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो जब तक वो अक्षमता खत्म नहीं होती तब तक के लिए या उसके बाद कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है। धारा 7 उन मामलों को देखती है जहां कई लोगों में से कोई एक अक्षम हो और धारा 8 इसकी कुछ सीमाएं बताती है। लेकिन धारा 9 तो कहती है कि एक बार टाइम पीरियड शुरू हो गया तो फिर वो रुकता नहीं, चाहे बाद में कोई अक्षमता आ जाए। जी, ये एक सख्त नियम है। दिखाता है कि समय शुरू होने के बाद रियायत मिलना मुश्किल है। फिर धारा 10 ट्रस्टियों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों की बात करती है, जहां ट्रस्ट की संपत्ति के मामले में समय की कोई पाबंदी नहीं होती। और धारा 11 भारत के बाहर हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होती है। ठीक है, नियम तो पता चल गए, पर ये समय गिना कैसे जाता है? यहीं पर भाग 3 आता है। धारा 12 से 24। हाँ, ये गणना का तरीका बताता है। धारा 12 कहती है कि जिस दिन से गिनती शुरू होनी है उस दिन को छोड़ दिया जाता है और कोर्ट के फैसले या ऑर्डर की कॉपी लेने में जो जरूरी टाइम लगता है वो भी गिनती से बाहर रहता है। और मान लीजिए कोई गलती से, पर नेक नियति से गलत कोर्ट में केस चला रहा था, उसका क्या? उसके लिए धारा 14 है। अगर कोई सद्भाव पूर्वक और पूरी सावधानी से गलत कोर्ट में कार्रवाई कर रहा था तो वो समय अवधि की गणना में नहीं गिना जाएगा। ये तो काफी राहत की बात है। जी, इसी तरह धारा 17 धोखाधड़ी या गलती के मामलों में मदद करती है। जब तक आपको धोखाधड़ी या गलती का पता नहीं चलता तब तक समय सीमा शुरू ही नहीं होती। और भी कुछ धाराएं हैं यहाँ, जैसे धारा 18 और 19। हाँ, ये लेनदारों के लिए खास है। अगर देनदार लिखित में कर्ज मान लेता है, धारा 18, या उसका कुछ हिस्सा चुका देता है, धारा 19, तो वहीं से एक नई समय सीमा शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है। जी। और धारा 20 एजेंट द्वारा ऐसी स्वीकृति पर है। धारा 21 नए पक्षकारों को जोड़ने के असर पर। फिर धारा 22 है जो लगातार चलने वाले उल्लंघन, जैसे कोई रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान कर रहा हो तो हर बार एक नई समय सीमा शुरू होती है। धारा 23 विशेष नुकसान वाले मामलों पर है और 24 कहती है कि गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर से होगी। अब आते हैं भाग IV पर,
धारा 25 से 27 ये कब्जे से जुड़ा है ना? हाँ, ये सुखाचार यानी ईजमेंट्स और प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजेशन की बात करता है। धारा 25 कहती है कि अगर किसी ने दूसरे की जमीन पर कोई अधिकार जैसे रास्ते का हक या रोशनी का हक 20 साल तक, सरकारी जमीन पर 30 साल बिना रोक टोक शांति से और अपने अधिकार के तौर पर इस्तेमाल किया है तो वो हक पक्का हो जाता है। 20 साल काफी लंबा समय है। जी। धारा 26 कुछ स्थितियों में इस अवधि से समय निकालने की बात करती है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है धारा 27। धारा 27 वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर किसी संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमा करने की समय सीमा खत्म हो गई तो उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर तय समय में आपने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए केस नहीं किया तो आपका हक ही खत्म। हाँ, यही प्रतिकूल कब्जे का आधार है, आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत सख्त प्रावधान है तो अब आखिर में भाग वी जो प्रकीर्ण है, इसमें धारा 29, 30, 30A और 31 हैं। धारा 28 और 32 तो निरस्त हो चुकी हैं। तो धारा 29 क्या है? ये बताती है कि ये अधिनियम कुछ खास कानूनों को, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगा, और ये भी कि स्पेशल या लोकल कानूनों में दी गई समय सीमा के साथ ये कैसे काम करेगा। और 30A 31 ये ज्यादातर ट्रांजिशनल प्रावधान है। मतलब जब ये कानून लागू हुआ तो पुराने मामलों या जहां पुराने कानून में समय सीमा अलग थी, उन स्थितियों को कैसे संभालना है ये उससे जुड़े हैं। धारा 30A खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। और इसके साथ एक लंबी सी अनुसूची भी है ना? शेड्यूल। बिल्कुल, वही तो असली लिस्ट है। उसमें 3 भाग हैं, वादों के लिए, अपीलों के लिए और आवेदनों के लिए, और हर तरह के केस के लिए अलग अलग समय सीमा दी हुई है। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे अनुबंध तोड़ने पर केस करने के लिए आमतौर पर 3 साल मिलते हैं, अनुच्छेद 55। अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए 12 साल, अनुच्छेद 65। मानहानि के लिए 1 साल, अनुच्छेद 75। कर्ज वसूली के लिए 3 साल। बंधक संपत्ति छुड़ाने के लिए 30 साल तक भी हो सकते हैं, अनुच्छेद 61। बहुत लंबी लिस्ट है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अधिनियम का निचोड़ क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद साफ है, कानूनी कार्रवाई में एक निश्चितता और एक रूपता लाना। ये सुनिश्चित करना कि विवाद समय पर सुलझाए जाएं, हमेशा के लिए लटके न रहें। और इससे पुराने बासी दावे भी रुकते हैं। जी हाँ, ये सिस्टम को स्थिर रखता है, सबूतों को ताज़ा रखता है और लोगों को अपने अधिकारों के लिए समय पर जागरूक होने को कहता है। अदालतों पर बोझ भी कम होता है। सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो तय समय सीमाएं हैं ये कभी कभी उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं जो शायद कानून को ठीक से नहीं जानते या जिनके पास सही समय पर वकील तक पहुंचने के साधन नहीं हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती रहती है। कानून का मकसद तो न्याय देना है, पर कभी कभी प्रक्रिया की ये बंदिशें न्याय के रास्ते में आ सकती हैं। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।